नमस्कार दोस्तों। कल मैंने लोगों से सलाह मांगी थी किस विषय में अगला वीडियो बनाया जाए, तो मुझे सजेशन मिला कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और अन्य मानसिक बीमारी के बारे में वीडियो बनाना चाहिए। तो इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि यह इतना बड़ा विषय है कि इसको एक छोटे से टॉपिक में समेटा नहीं जा सकता है। इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है समस्याओं की पहचान करना। सबसे पहले तो लोग यह पहचान नहीं कर पाते कि उन्हें समस्याएं क्या हो रही हैं, और यदि समस्या पहचान भी आ भी गई है तो उसे स्वीकार करने में लोगों को बहुत समय लगता है। तो जितनी भी मनोरोग हैं, साइकेट्रिक बीमारियां हैं, एंजाइटी है, इसकी पहचान ज़्यादा आवश्यक है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसे स्वीकार करना कि हाँ, हमें यह प्रॉब्लम है और हमें इससे अब निजात पाना है। इनके बारे में चर्चा करें तो मानसिक बीमारियां होती कैसे हैं। यह सबसे ज़रूरी इसमें जो फैक्टर है वो है हमारा एडाप्टेशन। कोई भी परिस्थितियां होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं या कोई घटनाएं होती हैं, तो उसको देखने के प्रति हमारा नज़रिया क्या है, ये हमारा एडॉप्टेशन कहलाता है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम एक बैलून लेते हैं, एक कोई पिलपिला सी सब्जी जैसे टमाटर ले लेते हैं, और एक कोई कठोर गेंद ले लेते हैं जैसे कोई लोहे की गेंद या क्रिकेट वाली गेंद को ले लेते हैं। तीनों को हम टेबल में रखते हैं और एक सुई लेते हैं, ठीक है, और तीनों में बारी बारी से सुई हम चुभाएंगे। तो जाहिर बात है जब बैलून को हम सुई चुभाएंगे तो वह फट जाएगा। जब टमाटर में हम सुई चुभाएंगे तो वह थोड़ा सा उसमें छेद हो जाएगा। अब वहीं यदि हम लोहे की गेंद में या फिर ड्यूस गेंद में यदि सुई चुभाते हैं तो उसका क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा। तो मेरा सवाल ये है कि इसमें दोष किसका है, सुई का या किसी और का? तो सबसे पहला है, सुई का तो बिल्कुल भी दोष नहीं है, क्योंकि सुई सबके लिए समान थी। गुब्बारा इसलिए फटा क्योंकि उसे सह नहीं पाया। टमाटर के साथ क्या हुआ कि वह थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर पाया, सुई उसके अंदर घुस गई, और जो गेंद थी उसने सुई का प्रोटेस्ट किया तो सुई उसमें नहीं जा पाई। तो इसमें सुई का दोष नहीं, दोष किसका है? उस सबस्टेंस का है कि जिसने उसे झेल नहीं पाया। तो उसी तरीके से हमारा एडाप्टेशन होता है। इसे और एक सिंपल से उदाहरण से समझें तो एक क्लास में एक टीचर आते हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी का सरप्राइज टेस्ट होगा, जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसे इनाम मिलेगा, और जो फेल हुआ उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो आप बताइए, जितने भी वहाँ स्टूडेंट बैठे होंगे, क्या सबकी मनोदशा एक जैसी होगी? है सुन के हो सकता है कोई बच्चा बोले अरे बिल्कुल ये फर्स्ट प्राइज़ तो मेरा ही है। कोई दूसरा बोलेगा अरे प्राइज़ इसको छोड़ो, पनिशमेंट बस ना मिले, मैं इतना परफॉर्मेंस कर लूँ। अब तीसरा तो डर ही जाएगा, अरे ये पनिशमेंट तो बस मेरे लिए ही है, अब कैसे बचूँ इससे। तो एक ही चीज़ का बच्चों पे अलग अलग प्रभाव पड़ा। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी होता है कि सिचुएशन कैसे आते हैं, उसको हम कैसे झेलते हैं, यह हमारे एडॉप्टेशन पे निर्भर है। तो सबसे पहली चीज़ अब हमारे दिमाग में यह आती है कि भाई कोई ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कोई कम होता है, कोई मानसिक रूप से ज़्यादा सशक्त होता है, कोई कमज़ोर होता है, ये कहाँ से आता है? तो ये हमारे अनुभव होते हैं जो हमें रिएक्ट करना सिखाते हैं। हम किसी अपने परिचित का अनुभव सुनते हैं, खुद अपने लाइफ में जो अनुभव किए रहते हैं, और जो हम सीखते रहते हैं बचपन से, धीरे धीरे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते रहता है। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से ही रिएक्ट करते हैं। अब जैसे एंजाइटी, एंजाइटी क्या है? यह एक तरह की ऐसी अवस्था है जिसमें आदमी को समझ में नहीं आता कि क्या होगा, क्या किया जाएगा। एंजाइटी फ्यूचर वाली चीज़ों को लेके होती है। डिप्रेशन एक तरह की
अपने आप को डाउन समझने की अवस्था है, निराशा के भाव हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सब तरफ से लाचार हो गया हूँ। डिप्रेशन मतलब एक तरह का मेंटल एनर्जी का लॉस होना है, जो हमारे सोचने को, निर्णय लेने को, प्लानिंग बनाने को डाउन कर देता है। एक और इससे वर्ड आता है स्ट्रेस, तनाव। तनाव क्या है? तनाव को हम ऐसे समझें जैसे एक रबड़ को हम खींचते हैं तो क्या होता है, उसकी जितनी भी कैपेसिटी है या जितनी भी इलास्टिसिटी है उसको हम पूरा खींचते हैं। तो स्ट्रेस में क्या होता है, हम अपने सोच को, अपने रिसोर्सेज को, या जो भी हमारी कैपेसिटी होती है हम उसको खींचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, है ना, इसको कैसे कर लिया जाए। तो जब किसी की प्लानिंग हमारी नहीं हो पाती है और उसके लिए जो हम जद्दोजहद करते हैं वो स्ट्रेस कहलाता है। और दूसरी चीज़ें हैं इसमें, हिंदी में हम बोलते हैं चिंता या चिंतन। इसी तरीके से इसको, स्ट्रेस को हम कह सकते हैं यूस्ट्रेस, डिस्ट्रेस। ठीक है। तो जो तनाव है वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। जैसे हम चिंतन कर रहे हैं तो वह पॉजिटिव स्ट्रेस है, यदि हम चिंता कर रहे हैं तो वह निगेटिव स्ट्रेस है। सबसे पहले सवाल आएगा कि ये चिंता और चिंतन में अंतर क्या है। चिंता क्या है कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन किसी एंड पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसके कारण हम परेशान होते हैं, हमें तनाव होता है, परेशानी को महसूस करते हैं। तो यह चिंता है, जिसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं, कि हम सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन हम किसी एंड रिजल्ट में नहीं पहुंच रहे हैं। चिंतन क्या हो गया कि हाँ, हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, उसके निगेटिव पॉजिटिव दोनों देख रहे हैं, हमें क्या करना है, हम विचार करके एक स्टेज में पहुंच गए, लास्ट निष्कर्ष हमारा निकल आया। तो यह जो सोच की प्रक्रिया है यह चिंतन कहलाएगी। तो इसी तरीके से सभी प्रकार के मनोविकार पैदा होते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, बाकी के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले जिस चीज़ का मुद्दा को उठाए थे कि इसे पहचानना, हमारे साथ मानसिक समस्याएं हो रही हैं, इसकी पहचान कैसे की जाए। जैसे शरीर में हमको कोई बीमारी हो जाती है तो वह लक्षण पैदा करता है, लक्षणों को देख के हम समझ जाते हैं कि हमें कोई ना कोई समस्या हुई है। लेकिन मनोरोगों में, मानसिक विकारों में यह थोड़ा देर से पता चलता है। सबसे पहले तो मरीज को खुद को पता चलता है और उसके जो क्लोज संबंधी हैं, नज़दीकी हैं, पारिवारिक रिश्तेदार हैं, घर के सदस्य हैं, वो इसमें ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इनका व्यवहार बदल रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, गुस्सा ज़्यादा आ रही है। मरीज को स्वयं समझ में आता है कि हाँ, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, मेरे को व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं। तो इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। पहचानने के बाद बहुत केस में तो पहचान देर से होती है, और पहचान हो गई तो लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको स्वीकार नहीं करते। लोगों का खुद का रिएक्शन होता है, अरे मेरे को ऐसी समस्या कैसे हो सकती है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, हाँ पढ़ने में ठीक हूँ, मेरी जॉब अच्छी चल रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, या जो भी है मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो मुझे ऐसे दिक्कत क्यों होगी। परिवार वाले भी बोल देते हैं, अरे तू फालतू ज़्यादा सोचता है, ऐसा मत सोचा कर, सोचना बंद कर दे, तेरी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या हमारे दिमाग में ऐसा कोई स्विच लगा है जिसे हम जब ऑन कर दें तो हम सोचना शुरू कर दें, जब ऑफ कर दें तो हम सोचना बंद कर दें। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका सीधा सा है कि हम समस्या को पहचानें, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है समस्या को स्वीकार करें। उसके बाद फिर आप दवाइयों की मदद ले सकते हैं, काउंसलिंग की मदद ले सकते हैं, या और किसी सलाह देने वालों की आप मदद ले सकते हैं। मनोरोगों को ठीक करने के लिए कई प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहला तो है कि आप अपने विचारों में बदलाव लाएं। बिल्कुल सही सुना आपने, विचारों में बदलाव आना बिल्कुल दवा के जैसा असर करता है। विचारों में यदि नकारात्मक बदलाव आ रहे हैं तो यह रोग पैदा करने जैसे वाले कीटाणु के बराबर है। और अगर
किसी विचार में परिवर्तन आ गया है, सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, तो बिल्कुल दवा जैसे चमत्कारी परिवर्तन दिखाता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने विचारों के प्रोसेस को समझना है, उनको बदलना है, और इस प्रक्रिया में आपको दूसरे की मदद भी लेनी पड़ती है। दूसरा, दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, आयुर्वेदिक खाते हैं या होम्योपैथी खाते हैं। तीसरा, योग है, प्राणायाम है, जगह बदलना, घूमना, यह सब चीज़ें भी मनोरोगों से उबरने में मदद करती है। इसको हम एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा ही एक केस है। एक लड़की थी, तकरीबन 13 या 14 साल की रही होगी। उसे मेरे पास लाया गया, तो पहले से नोन केस था। उसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। इसमें होता क्या है कि मरीज को खुद समझ में नहीं आता है कि वह क्या करने लग गया है, क्या बात कर रहा है। अचानक उसका स्वभाव बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। वह कुछ भी बोलने लग जाएगी, पहचानना इनकार कर देगी, या कुछ भी ऐसा बिहेव करने लग जाएगी जैसा वो थी ही नहीं, लेकिन अब अचानक हो गई है। तो उसकी दवाइयाँ पहले से चल रही थी, कुछ हद तक वो ठीक हो चुकी थी। उसके बाद उनके पेरेंट ने डिसाइड किया कि हमें होम्योपैथी इलाज करवाना चाहिए, तो मेरे पास लेके आए थे। जब उनकी केस टेकिंग की गई उस बच्चे की, तो हमें यह पता चला कि वह बहुत अफेक्शन वांटिंग गर्ल्स थी। मतलब उसे बहुत ज़्यादा लगाव चाहिए, प्यार चाहिए, जो उसे नहीं मिल पा रहा था। जनरली ऐसा परिवार में होता है कि कोई जो बड़ा बच्चा होता है, जब कोई नया बच्चा का आगमन होता है, उसका छोटा भाई या बहन जब पैदा होती हैं, तो उसे डिटैचमेंट की फीलिंग आने लग जाती है कि अब तो मेरा छोटा भाई आ गया है या मेरा कोई कॉम्पिटिटर आ गया है, तो अब माता पिता का पूरा प्यार, पूरा अटेंशन वो छोटा बच्चा ले जाएगा, अब हमारे ऊपर तो कोई ध्यान नहीं आएगा। ऐसा सब बच्चों में नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चों में ऐसा हो जाता है। इस लड़की के साथ यही हुआ था। जब केस टेकिंग में लड़की ने बताया कि मेरे ऊपर तो मम्मी पापा ध्यान नहीं देते, मुझे अटेंशन नहीं देते, मुझे अच्छे से सुनते नहीं हैं, और मेरे को अकेला छोड़ देते हैं। वो छोटी बहन है, छोटा भाई है, उसको बहुत अच्छे से सुनते हैं, अब मेरे को तो ध्यान ही नहीं देते हैं। मम्मी भी जब देखो तब मेरे को ही डांटते रहती है, और भाई को डांटती नहीं है। मैंने कहा और? तो बस मुझे कोई प्यार नहीं करता घर में, उसका ऐसा कहना था। तो वो उसमें क्या आया था कि वो धीरे धीरे उसे मोबाइल की लत लगने लग गई थी। वो इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ये सब यूज़ कर रही थी। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, जब घर में प्यार नहीं पाते हैं तो वो प्यार को वो बाहर ढूंढने लगते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों के साथ यही होता है, और सभी के साथ होता है कि जो उसे अटेंशन, जो लगाव, अटैचमेंट, प्यार, अफेक्शन घर में मिलना चाहिए, यदि नहीं मिल पाता तो उसे बाहर तलाश करते हैं, या इसकी कमी हो जाने के कारण उनमें कई सारे डिसऑर्डर आते हैं। इस लड़की में भी वही हो रहा था। तो यह दिन भर टीवी सीरियल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, कार्टून वगैरह देखने में, या और रियलिटी शो वगैरह देखने में, इस सब में इसका ज़्यादा समय लगता था। और दूसरी चीज़ थी, इसकी पढ़ाई भी कमज़ोर होती जा रही थी। पढ़ने में इसका बहुत इंटरेस्ट भी नहीं रहता था। तो ऐसा करके धीरे धीरे इसके बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पैदा होने लगी। इसकी मम्मी ने बताया कि ये पता नहीं किस किस चीज़ों से बात करते रहती है, ऐसे ऐसे लोगों का नाम लेती है कि जिससे ये कभी मिली नहीं है, हम कभी मिले नहीं हैं, ऐसे लोगों का ये नाम लेती है। तो जब हमने और केस टेकिंग की तो समझ में आया कि ये जितने लोगों का नाम लेती थी, या तो ये कार्टून कैरेक्टर थे, या ये जो रियलिटी शो देखती थी, या जिन लोगों से ये चैट करती थी, ये उनके नाम थे। उसे खुद याद नहीं रहता था कि ये उसके दिमाग में कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन जब डिटेल केस टेकिंग की गई, उसका पूरी प्रोसीजर उससे पूछे, तभी समझ में आया कि ये जितने भी कैरेक्टर के नाम लेती थी, जिनसे भी ये इमेजिन करती थी कि ये बात करती है, उन कहीं ना कहीं ये उनसे टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से, या फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से ये कनेक्टेड थी, और ये बात किया करती थी। ये अचानक से बात करना शुरू करने लग जाती थी। हालांकि इसके सिम्टम्स बहुत कम हो गए थे। कुछ दिन इनकी दवाइयाँ चली, फिर धीरे से ये बिल्कुल ठीक हो गई। धीरे धीरे मोबाइल से भी इन्होंने दूरी बनाई,
और इनके बाद से इनके मम्मी पापा की भी काउंसलिंग की गई और उन्हें इसकी प्रॉब्लम बताए, तो उनमें अच्छा सकारात्मक परिवर्तन मिला। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि ऐसे केस में जब हम दवाई भी लेते हैं, काउंसलिंग भी कराते हैं, तो ज़्यादा हमको फ़ायदा मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे साइकेट्रिक पेशेंट में जिनको कोई मानसिक समस्याएं चल रही हों, तो ऐसे मरीज को घर वालों का सपोर्ट, सहयोग बहुत ज़रूरी है। उनको भी मरीज को समझना ज़रूरी है, उसे क्या कमी है, उसे क्या चाहिए, किस तरह का लगाव चाहिए, वो घर वालों को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ऐसा व्यवहार ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यदि उसकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो समय से चलती रहनी चाहिए। दवाइयों में एक खासियत होती है कि जो मन में जो विकार पैदा होते हैं, या जो कई प्रकार के थॉट आते हैं, या जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो इम्प्रॉपर वर्क करते रहते हैं, उसे वह बैलेंस कर देते हैं। और साथ में यदि प्रॉपर काउंसलिंग हो रही है, तो बहुत अच्छा सुधार मिलता है। मानसिक रोगों में होम्योपैथी का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। आपको बता दूं कि यदि हम मानसिक रोगों के लिए या किसी शरीर रोगों के लिए जब हम होम्योपैथी दवा लेते हैं, तो इतना कारगर इसलिए होती है कि हम उसके पूरे सिम्टम्स को लेके दवा देते हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि होम्योपैथी में ना तो हम पेन किलर का उपयोग करते हैं, ना सीडेटिव का उपयोग करते हैं, ना स्टेरॉइड उपयोग करते हैं। ऐसा कोई भी केमिकल होम्योपैथिक दवाइयों में नहीं होता है जो शरीर में साइड इफ़ेक्ट पैदा करे। होम्योपैथी दवा लेने से आपके अंदर जो भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं वो नेचुरल आते हैं। आपके शरीर के अंदर की जो भी डिस्टर्बेंस है उसके सुधरने के कारण आती है। तो होम्योपैथिक दवा इसीलिए ज़्यादा कारगर है क्योंकि अंदर से सिस्टम को सुधारती है, ना कि उसे सप्रेस करती है। तो किसी प्रकार के भी रोगों के लिए, चाहे वो मानसिक रोग हो या शारीरिक रोग हो, यदि आप होम्योपैथी लेते हैं तो आप अंदरूनी क्योर होते हैं, साइड इफ़ेक्ट से दूर रहते हैं और परमानेंट क्योर होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट्स करिएगा, बताइएगा कि आप अगली बार किस टॉपिक में सुनना चाहेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें वीडियो बनाएं। यदि आपके भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। नमस्ते।